हेलो एवरीवन, दृष्टि CUET की नई सीरीज़ जो हमने शुरू की है, नई पहल MCQs में, इसमें आपका स्वागत है। और हम जैसे कि MCQs को हल कर रहे हैं, हर लेक्चर के MCQs को समझ रहे हैं थोड़ी एक्सप्लेनेशन के साथ। और ये आपकी तैयारी के लिए बहुत इम्पॉर्टेंट है कि आपको फाइनली एग्ज़ाम में MCQs ही मिल रही हैं। जितना भी आपने पढ़ा है वो किसकी फॉर्म में मिल रहा है, MCQs की फॉर्म में मिल रहा है। और उसको हल करना, उसके सही तरीके, उसमें क्या क्या चीज़ों का ध्यान रखना चाहिए। तो आज जो हम MCQs की बात करने वाले हैं वो आधारित है जनन स्वास्थ्य लेक्चर पर। तो जनन स्वास्थ्य से जुड़े हुए कुछ सवाल आज हम सॉल्व करने वाले हैं। तो पहला सवाल है, असिस्टेड रिप्रोडक्टिव टेक्नोलॉजी में शुक्राणु को डिंब में सीधे इंजेक्ट करने की विधि कहलाती है। जो ऑप्शंस दिए गए हैं वो दिए गए हैं गिफ्ट, जिफ्ट, ICSI और ET। तो अभी हमें ध्यान रखना है कि हमने जो लेक्चर है उसमें इन चीज़ों को समझा था कि असिस्टेड रिप्रोडक्टिव टेक्नोलॉजीज होती हैं जिन्हें कहते हैं सहायक जनन प्रौद्योगिकी। सहायक जनन प्रौद्योगिकी ARTs इन्हें कहा जाता है। ARTs क्या है? पहले टाइम में हमारे पास उतनी टेक्नोलॉजी विकसित नहीं थी। अगर कोई दंपत्ति संतान चाहता था और उसमें किसी तरह का अवरोध था, मादा जनन अंग में कुछ अक्षमता थी या नर जनन अंग में कुछ अक्षमता थी, तो उनके परिणाम स्वरूप क्या होता था कि जो दंपत्ति संतान की प्राप्ति चाहते थे उसमें बहुत ज़्यादा आसानी नहीं थी। लेकिन अभी कुछ टेक्नोलॉजीज ऐसी आ गई हैं, चाहे वो टेस्ट ट्यूब बेबी हो, चाहे फिर वो और भी कई रूपों में हमें देखने को मिलती है। तो उन सब विधियों के द्वारा क्या होता है, इस प्रक्रिया को, इस अक्षमता को सक्षमता में बदलने की कोशिश की जाती है। यानी अब कुछ टेक्नोलॉजीज ऐसी है जो बंध्यता या फिर जो इनफर्टिलिटी होती है जिन लोगों में, उनको हेल्प की जाती है इन विधियों के द्वारा। तो उसी टेक्निक की यहाँ बात की गई है और पूछा है, उस टेक्निक में बहुत अलग अलग तरह की विधियां हैं। तो एक विधि में क्या होता है कि शुक्राणु यानी जो स्पर्म है उनको कहाँ, एग में या ओवम में सीधे इजेक्ट किया जाता है। तो इन विधियों में से एक विधि होती है ICSI। इसे कहते हैं इंट्रासेल्युलर स्पर्म इंजेक्शन या इंजेक्ट। इंट्रासेल्युलर स्पर्म इंजेक्ट, इस विधि में क्या होता है कि जो नंबर ऑफ स्पर्म है वो मेल में कम होता है। इस कंडीशन को हम कहते हैं ओलिगोस्पर्मिक मेल। यानी जो मेल है उसमें नंबर ऑफ स्पर्म काउंट जो है वो कम बन रहा है। हमने जब रिप्रोडक्शन पढ़ा था तो उसमें हमने पढ़ा था कि नंबर जो होता है स्पर्म का वो मिलियंस में होता है, और इजैकुलेशन के बाद जो स्पर्म फैलोपियन ट्यूब तक पहुंचता है यानी अंडवाहिनी नलिका में जहां निषेचन होता है, वहां तक जो नंबर ऑफ स्पर्म्स होते हैं वो 100 बच जाते हैं। 100 स्पर्म फैलोपियन ट्यूब तक पहुंचते हैं और उनमें से जो सबसे पहले एग को फ्यूज करता है उसी स्पर्म के द्वारा क्या होता है, फर्टिलाइजेशन होता है। तो अगर ओलिगोस्पर्मिक कोई मेल है यानी उसमें स्पर्म काउंट क्या हो रहा है, कम हो रहा है। तो अब ये जो ओवरी है, ये हमने स्ट्रक्चर पढ़ा था फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन का यानी मादा जनन अंग का। तो वेजाइना से और फैलोपियन ट्यूब तक पहुंचने में बहुत सारा स्पर्म क्या हो जाता है, वेस्ट हो जाता है। तो अगर किसी मेल में पहले से ओलिगोस्पर्मी उसकी कंडीशन है यानी उसमें स्पर्म काउंट पहले से कम है, तो इस पूरे ट्रैक में ये नुकसान ना हो स्पर्म का, और एक जो स्पर्म है वो एग को फर्टिलाइज कर सके, इसके लिए स्पर्म को क्या किया जाता है, स्पर्म को डायरेक्ट इजेक्ट किया जाता है। किसमें? ओवम में। ओवम में यानी यहाँ पर इजेक्ट किया जाता है जिससे कि फर्टिलाइजेशन हो सके और फर्टिलाइजेशन के बाद जाइगोट बन सके। तो जो सवाल था उसमें पूछा गया था, इस प्रोसेस में जिसमें शुक्राणु को डायरेक्ट अंडाणु में इंजेक्ट किया जाता है, उस प्रोसेस को क्या कहते हैं? तो उत्तर है ICSI। अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल पूछा है, आपातकालीन गर्भ निरोधक प्रभावी होते हैं यदि उनका उपयोग किया जाता है। ऑप्शंस है सहवास के 72 घंटे में,
ओव्यूलेशन के 72 घंटे में, मासिक धर्म के 72 घंटे में, या इम्प्लांटेशन के 72 घंटे यानी अंतररोपण के 72 घंटे में। तो सबसे पहले तो ऑप्शंस को ही अगर हम देखें तो जो आपातकालीन गर्भ निरोधक है ये पिल्स के रूप में होता है, 72 आवर्स पिल के नाम से भी आता है और अलग अलग पिल्स के नाम से आता है। तो ये जो पिल्स होती हैं ये पिल्स जो होती हैं इनमें प्रोजेस्टेरॉन हार्मोन की अधिकता होती है, इनमें प्रोजेस्टेरॉन हार्मोन क्या होगा, अधिक होगा। और हम जानते हैं अगर प्रोजेस्टेरॉन हार्मोन ज़्यादा होता है, ये पूरे लेक्चर में हमने चीज़ समझी थी जब हमने मेंस्ट्रुअल साइकिल यानी आवर्त चक्र पढ़ा था, तो हमने समझा था कि अगर प्रोजेस्टेरॉन हार्मोन का लेवल ज़्यादा होगा तो एफएसएच और एलएच इनका लेवल क्या होता है, कम होता है। और एफएसएच और एलएच जो है वो किस चीज़ के लिए रिस्पॉन्सिबल हार्मोन है, ये ओव्यूलेशन के लिए हार्मोन रिस्पॉन्सिबल होते हैं। तो इसका मतलब अगर प्रोजेस्टेरॉन हार्मोन पिल्स के रूप में लिया जाएगा तो क्या होगा, तो एफएसएच और एलएच का जो लेवल है वो डिक्रीज रहेगा और ओव्यूलेशन नहीं होगा। तो अभी यहाँ पर क्या दिया गया है एक ऑप्शन में कि इसे 72 घंटे के अंदर लेना चाहिए, किसके, इम्प्लांटेशन के। देखिए इम्प्लांटेशन का मतलब ही क्या है कि ये ओवरी है, अगेन ये ओवरी है, ओवरी में यहाँ फेलोपियन ट्यूब के एम्पुला यानी तुम्बिका में क्या होता है, निषेचन होता है। निषेचन के बाद क्या बनता है, जाइगोट बनता है। और हमने लेक्चर में समझा था कि जाइगोट क्या होता है, उसका डिवीजन शुरू होता है, विखंडन शुरू होता है, उसके बाद धीरे धीरे जाइगोट यहाँ आता है और जब वो अपनी 16 स्टेज में होता है, 16 सेल्ड स्टेज में होता है, 16 कोशिका अवस्था में होता है, तब वो यहाँ यूट्रस में आता है। और यूट्रस में क्या है, एंडोमेट्रियम, ये सब कुछ हम पढ़ चुके हैं, एंडोमेट्रियम। इस एंडोमेट्रियम से आके क्या हो जाता है, इसका अंतररोपण हो जाता है, इम्प्लांटेशन हो जाता है। तो अगर कोई दवाई 72 घंटे इम्प्लांटेशन के अंदर अंदर ली जाएगी, 72 घंटे के अंदर अंदर, तो फर्टिलाइजेशन तो ऑलरेडी हो चुका है, प्रेगनेंसी ना हो इसके लिए तो ये पिल ली जा रही है, गर्भ निरोधक इसीलिए कहा गया है। तो अगर इम्प्लांटेशन हो रहा है या इम्प्लांटेशन के 72 घंटे के अंदर ये दवाई लेनी है, तो इम्प्लांटेशन हो गया है इसका मतलब ही है कि निषेचन हो चुका है। तो उत्तर ये तो बिल्कुल नहीं हो सकता। अगला देख लेते हैं, मासिक धर्म के 72 घंटे में। तो मासिक धर्म मेरे हिसाब से यहाँ पर जो मासिक धर्म कहा गया है कि जब जो वो मेंस्ट्रुअल साइकिल है वो ब्लीड की फॉर्म में है, यानी शुरुआती 2 से 5 दिन की बात यहाँ पर कही गई है। अब यहाँ पर ऑलरेडी प्रोजेस्टेरॉन क्या है, कम होता है। तो जो मासिक धर्म अगर किसी को हुआ है और उसके 72 घंटे के अंदर ये पिल ली जाएगी, तो ये पिल तो ली जा रही है गर्भ निरोधक के लिए, तो मासिक चक्र से उसका कोई लेना देना है ही नहीं। तो ये ऑप्शन भी क्या हो जाता है, कैंसिल हो जाता है। ओव्यूलेशन के 72 घंटे में, देखिए अभी हमने पूरे प्रोसेस को समझा कि 72 आवर्स के अंदर अंदर जो ये पिल ली जा रही है, इसका रीजन है कि ये प्रोजेस्टेरॉन हार्मोन है, प्रोजेस्टेरॉन ज्यादा होगा तो ओव्यूलेशन नहीं होगा, प्रेगनेंसी तभी नहीं होगी अगर ओव्यूलेशन नहीं होगा। तो ओव्यूलेशन के 72 घंटे के अंदर अंदर अगर इस पिल को लेंगे तो ओव्यूलेशन हो चुका है, और अगर उस बीच में सहवास भी होता है तो प्रेगनेंसी के चांसेस बढ़ जाते हैं। तो इसलिए ऑप्शन ये भी नहीं होगा। इसका उत्तर है सहवास के 72 आवर्स के अंदर अंदर ये पिल लेनी होती है। ज़्यादातर इसके लिए टाइम कहा जाता है 12 आवर्स के अंदर, और मैक्सिमम टाइम है इसका 72 आवर्स। तो एक आइडियल जो आवर्स हैं इसके 12 घंटे के अंदर ये पिल लेनी होती है, लेकिन जो अधिकतम समय है इसका वो 72 आवर्स है। तो पहला उत्तर है इसका ए। अगला सवाल है, ZIFT ज़िफ्ट प्रक्रिया के संबंध में सही कथन चुनिए। अब ज़िफ्ट क्या है पहले उसको हम समझ लेते हैं। ज़िफ्ट को समझने के लिए हमें समझना होगा टेस्ट ट्यूब बेबी को। टेस्ट ट्यूब बेबी, भारत में जो पहली टेस्ट ट्यूब बेबी थी उनका नाम था कनुप्रिया अग्रवाल, और उन्हें दुर्गा भी कहा जाता है। तो आपको दोनों ऑप्शन कहीं पर मिल सकते हैं। तो टेस्ट ट्यूब बेबी का मतलब क्या होता है कि ये कोई ओवरी है। अगेन जैसा हमने कहा, हम इन सब जो प्रोसेस है इनको किसके अंतर्गत पढ़ते हैं, हम इनको
इसके अंतर्गत पढ़ते हैं कि अगर कोई दंपति संतान चाहता है और उसको संतान होने में उसके जनन अंगों में किसी तरह की अक्षमता है तो उसे सक्षम बनाया जा सके, किसके लिए? संतान उत्पत्ति के लिए। तो ये है मादा जनन अंग, उसका स्ट्रक्चर है। अब मान लीजिए कि इस मादा के जो जनन अंग है उसमें यहाँ एग का निर्माण तो होता है, लेकिन इसकी ये फेलोपियन ट्यूब वर्किंग नहीं है। निषेचन कहाँ होना है? इसी फेलोपियन ट्यूब में होना है। या किसी और तरह की परेशानी है जिसकी वजह से इसमें क्या नहीं हो रहा है? फर्टिलाइजेशन नहीं हो रहा है। तो ऐसे में क्या किया जाएगा? इसके एग को लिया जाएगा। इसके एग को कहाँ ले जाया जाएगा? लैब में। एग को ले गए, एग यहाँ से निकाला गया और कहाँ ले जाया गया? लैब में। और लैब में उसे वैसी ही कंडीशन दी गई, उसी तरह का टेम्परेचर, उसी तरह का एनवायरनमेंट दिया गया जो इस स्ट्रक्चर के अंदर होता है, जहां पर क्या होना है? फर्टिलाइजेशन यानी निषेचन होना है। अब इस एग को लेने के बाद इसका फ्यूजन या संलयन कराया जाता है स्पर्म से, और इसमें स्पर्म लिया जाता है फादर का यानी उसके पार्टनर का, मेल पार्टनर का ही लिया जाता है स्पर्म। अब इस स्पर्म को इस एग से क्या कराएंगे? फ्यूज। और जो एग और स्पर्म के फर्टिलाइजेशन से, संलयन से जो संरचना बनती है उसे क्या कहते हैं? जाइगोट यानी युग्मनज कहते हैं। अब ये युग्मनज धीरे धीरे किस में डेवलप होना है? ये बनाएगा भ्रूण यानी एम्ब्रियो। लेकिन हमने लेक्चर में समझा था, जब हमने मानव जनन पढ़ा था तो उसमें हमने पढ़ा था कि जाइगोट धीरे धीरे बहुत सारी अवस्थाओं से होकर गुजरता है। पहले ये 2 सेल बनाता है, फिर ये 3 सेल बनाता है, उसके बाद 4 सेल बनाता है। तो इसी तरह धीरे धीरे ये बहुत सारी स्टेजेस से होकर गुजरता है और एक स्टेज आती है जिसमें इसमें कितनी सेल्स होती हैं? 8 सेल होती है। 8 सेल होती है। तो अब इस जाइगोट को 8 सेल स्टेज में वापस से इसको कहाँ? फेलोपियन ट्यूब में डाला जाता है, क्योंकि इसकी फेलोपियन ट्यूब फर्टिलाइजेशन के लिए क्या नहीं कर रही थी? सपोर्ट नहीं कर रही थी निषेचन के लिए। तो एग को यहाँ से लिया जो कि इसका खुद का एग है, स्पर्म इसके पार्टनर का स्पर्म, उनके फ्यूजन से बना युग्मनज, और इस युग्मनज में जब डिवीजन होगा और 8 सेल्ड स्टेज होगी तब इसको किस में ट्रांसफर किया जाता है? फेलोपियन ट्यूब में ट्रांसफर किया जाता है। उसी प्रोसेस की ये बात कर रहे हैं। अगर इसे फेलोपियन ट्यूब में ट्रांसफर किया जाएगा तो 8 सेल्ड स्टेज में किया जाएगा, लेकिन अगर इसे यूट्रस में ट्रांसफर करना है तो इसके लिए इसमें एक और डिवीजन होता है और 16 से 32 सेल्ड स्टेज में इसे कहाँ ट्रांसफर किया जाता है? इसे यूट्रस में ट्रांसफर किया जाता है। तो इन्हीं जो इस तरीके से, इस विधि से जो संतान पैदा होती है उसे टेस्ट ट्यूब बेबी कहते हैं। और टेस्ट ट्यूब बेबी क्यों कहते हैं? क्योंकि उसमें लेबोरेटरी का सहारा लिया गया। लेबोरेटरी यानी टेस्ट ट्यूब का सहारा लिया गया। अब उसमें कुछ भी इक्विपमेंट हो सकता है, तो इसीलिए इन्हें टेस्ट ट्यूब बेबी कहा जाता है। तो टेस्ट ट्यूब बेबी का कॉन्सेप्ट क्या है? एग उसी मदर का लिया जाएगा। इन रेयर केसेस कोई उसको दे भी सकता है एग, अगर वो एग भी प्रोड्यूस करने में एबल नहीं है, लेकिन यहाँ से एग लेंगे। एग लेने के बाद स्पर्म और एग का फ्यूजन कराया जाएगा लेबोरेटरी में, वहीं पर जाइगोट बनेगा। और ये जाइगोट जब 8 सेल स्टेज में होगा तो इसे वापस कहाँ ट्रांसफर किया जाएगा? फीमेल के अंदर ट्रांसफर किया जाएगा। और वहाँ पर जो कि नेचुरल प्रोसेस होता है, और नॉर्मल प्रेगनेंसी में जो प्रोसेस होता है कि उसके बाद ये इम्प्लांटेशन होगा, अंतररोपण होगा, इसमें एक जनन नाल बनेगी जो इसको मादा से जोड़ेगी, तो वो सारे प्रोसेस उसके बाद नॉर्मल उसी तरीके से होंगे। सिर्फ एक छोटा सा प्रोसेस जिसमें क्या किया गया है? निषेचन बाहर किया गया है, लेबोरेटरी में किया गया है। तो 8 सेल स्टेज में इसका वापस मादा जनन अंग में ट्रांसफर, वो भी कहाँ? फेलोपियन ट्यूब में। ये कहलाता है IZFT, इंट्राजाइगोट फेलोपियन ट्यूब ट्रांसफर कहते हैं इसको। तो इसी की बात कही गई है ZIFT मतलब जाइगोट इंट्रा फेलोपियन ट्यूब ट्रांसफर। और ये किस स्टेज में होता है? 8 सेल्ड स्टेज में होता है, इसे जिफ्ट कहते हैं। तो पूछा गया है कि कौन सा कथन सही है? एक महिला दाता से एकत्रित किए गए डिंब को युग्मनज गठन की सुविधा के लिए फेलोपियन ट्यूब में स्थानांतरित कर दिया जाता है। देखिए यहाँ पे स्थानांतरण किसका कह रहा है? डिंब का। डिंब मतलब एग।
जबकि हमने भी देखा कि स्थानांतरण किसका हो रहा है, जाइगोट का यानी युग्मनज का। सेकंड ऑप्शन ये गलत हो जाता है। युग्मनज यानी जाइगोट को एक महिला दाता से एकत्रित किया जाता है और फेलोपियन ट्यूब में स्थानांतरित किया जाता है। ये सही लग रहा है ऑप्शन, आगे भी देख लेते हैं। जाइगोट को एक महिला दाता से एकत्रित किया जाता है और गर्भाशय में स्थानांतरित किया जाता है, बिल्कुल गलत है। गर्भाशय की नाम अभी तक हमने यूज भी नहीं किया है, क्योंकि गर्भाशय में भी किया जाएगा, लेकिन कौन सी स्टेज में, 32 या 16 सेल स्टेज में किया जाएगा, और उसे हम जिफ्ट नहीं कहेंगे बल्कि उसको हम क्या कहेंगे, IUT कहेंगे, इंट्रा यूटेराइन ट्रांसफर कहेंगे। और यहाँ पर F का मतलब ही क्या है, फेलोपियन ट्यूब, तो ये भी गलत हो जाता है। और अंतिम में फिर से गर्भाशय दिया गया है, तो ये भी गलत हो जाता है। तो इसका उत्तर क्या है, B। जाइगोट को एक महिला दाता से एकत्रित किया जाता है और फिर उसे फेलोपियन ट्यूब में स्थानांतरित किया जाता है। यह शॉर्ट में लिखा गया है कि जाइगोट को महिला दाता से लिया जाता है, दरअसल एग और स्पर्म का फ्यूजन कराने के बाद जाइगोट को क्या किया गया है, फेलोपियन ट्यूब में ट्रांसफर किया गया है। अगला सवाल, गर्भ निरोधक विधि के रूप में सही शल्य प्रक्रिया है यानी सर्जिकल मेथड कौन सा है इनमें से, और इसमें ऑप्शन दिया गया है ओवरेक्टोमी, गर्भाशय उच्छेदन, पुरुष नसबंदी या बधिया करना। तो इसका सही उत्तर है पुरुष नसबंदी, इसे वैसेक्टोमी कहते हैं, और यही अगर महिलाओं में हो तो उसे ट्यूबेक्टोमी कहते हैं। ये प्रोसेस क्या है उसको एक बार देख लेते हैं। हमने लेक्चर में समझा था कि टेस्टिस में शुक्राणु का निर्माण होता है, शुक्राणु का निर्माण होता है टेस्टिस में, और ये टेस्टिस से निकलकर रेटेटेस्टिस, उसके बाद एपिडिडाइमिस, वासा एफ्रेंशिया, एपिडिडाइमिस, एपिडिडाइमिस का मतलब अधिवृषण, और ये पूरा अधिवृषण है। उसके बाद इस ट्यूब में आ जाते हैं, इस ट्यूब को कहते हैं शुक्रवाहक, शुक्रवाहक या वास डेफरेंस। तो जो ये शुक्रवाहक है इसको कट कर दिया जाता है और बांध दिया जाता है। इससे क्या होगा कि जो यहाँ शुक्राणु बन रहे हैं वो यहाँ तक तो ट्रैवल करेंगे, इसके बाहर नहीं जा पाएंगे। बाहर नहीं जा पाएंगे तो क्या होगा कि फर्टिलाइजेशन के चांसेस 0 हो जाएंगे। रीजन, क्योंकि स्पर्म रीच ही नहीं करेगा एग तक। तो इस प्रोसेस में शुक्रवाहिका उच्छेदन, या इसे नॉर्मल लैंग्वेज में कहा जाता है पुरुष नसबंदी। इसमें यह भी सवाल पूछा जा सकता है कि किसको काटकर किसकी सर्जरी की जाती है, तो उसका उत्तर होगा शुक्रवाहक नलिका या फिर वास डेफरेंस को। इस प्रोसेस को कहते हैं वैसेक्टोमी, वैसेक्टोमी। और सेम जब फीमेल के साथ होता है, फीमेल की फेलोपियन ट्यूब यानी अंडवाहिनी नलिका, इसके स्थमस पार्ट को, स्थमस पार्ट को, स्थमस को कहते हैं संकीर्ण पथ, संकीर्ण पथ। तो वो हिस्सा फेलोपियन ट्यूब का, इस अंडवाहिनी नलिका का वो हिस्सा जो यूट्रस में ओपन हो रहा होता है, उसको बाहर निकाल के कट कर देते हैं, और कट करके क्या कर देते हैं, बांध देते हैं, ताकि जब यहाँ से एग रिलीज हो तो वो यहाँ तक तो आए लेकिन एग यूट्रस में ना आए, ताकि फर्टिलाइजेशन को, निषेचन को रोका जा सके। तो ये एक प्रकार का गर्भ निरोधक है जो किस विधि द्वारा किया जाता है, शल्य प्रक्रिया या शल्य विधि द्वारा किया जाता है। पुरुष नसबंदी इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी। अगला सवाल, डायफ्राम महिलाओं द्वारा उपयोग किए जाने वाले गर्भ निरोधक उपाय हैं, नीचे दिए गए कथनों में से सही उत्तर का चयन कीजिए। अब एक डायफ्राम है, ये विधि महिलाओं में डायफ्राम के थ्रू भी गर्भ निरोधक का इस्तेमाल किया जाता है और इसे बैरियर मेथड कहते हैं। अब इसके ऑप्शन क्या है, उन्हें गर्भाशय में स्थापित किया जाता है। देखिए डायफ्राम में क्या होता है कि जब हमने ओवरी का स्ट्रक्चर पढ़ा था, तो ओवरी मतलब मादा जनन अंग, इस तरह से जो हमने स्ट्रक्चर पढ़ा था, तो उसमें हमने यहाँ एक स्ट्रक्चर पढ़ा था जिसे हमने क्या कहा था, सर्वाइकल कहा था, या फिर कहा था हमने हिंदी में ग्रीवा कहा था, ग्रीवा। तो यहाँ पर क्या किया जाता है, या तो इस ग्रीवा की कैपिंग कर दी जाती है, गर्भ ग्रीवा कहा था हमने इसे, या तो इस ग्रीवा की क्या कर दी जाती है, कैपिंग कर दी जाती है, या वॉल्ट्स का इस्तेमाल किया जाता है, या फिर डायफ्राम भी इसको कहते हैं। तो ग्रीवा क्षेत्र को क्या करते हैं, कवर कर देते हैं
और इसके कवर करने से क्या होता है कि जो शुक्राणु है उनका प्रवेश नहीं हो पाता, उसमें एक शारीरिक बाधा उत्पन्न हो जाती है, इसीलिए इसे बैरियर मेथड कहा जाता है। तो ये दो जो हमारे स्टेटमेंट हैं वो सही हैं डायफ्राम के बारे में। चौथा स्टेटमेंट है वे शुक्राणु नाशक एजेंट के रूप में कार्य करती है, तो बिल्कुल नहीं। शुक्राणु नाशक का मतलब है कि स्पर्म को नष्ट करने का काम करती है, जबकि डायफ्राम जो है स्पर्म को नष्ट नहीं बल्कि शारीरिक प्रवेश में बाधा उत्पन्न करता है। तो 2 और 3 यानी ऑप्शन सी इसका सही उत्तर है। सवाल ये भी पूछा जाता है कि डायफ्राम जो है वो किस प्रकार का गर्भ निरोधक है, क्या वो शल्य चिकित्सा विधि द्वारा प्रयोग किया जाने वाला गर्भ निरोधक है या फिर वो क्या है, बैरियर मेथड है यानी बाधा उत्पन्न करने वाला। तो ये बाधा उत्पन्न करने वाला क्या है, मेथड है। तो ये आज के 5 सवाल थे। इस यूनिट में, इस चैप्टर में बहुत ज़्यादा और सवाल हैं जो एसटीडीज़ पर रिलेटेड हैं, यानी कि जो सेक्सुअली ट्रांसफर डिजीज़ होती है, यौन संचारित रोग होते हैं जैसे एड्स, हेपेटाइटिस बी, गोनेरिया, सिफिलिस, इन सब पर आधारित कुछ सवाल किताब में दिए गए हैं। दृष्टि पब्लिकेशन की CUET की जीव विज्ञान की किताब में सवाल दिए गए हैं और इन जो रोग हैं इनके बारे में, इनके लक्षण और इनके उपचार की विधियां दी गई हैं, जिससे सीधे सवाल पूछे जाते हैं जो हमने लेक्चर में डिस्कस भी किए हैं। तो आप किताब से MCQs को सॉल्व करते रहिए। गुड लक।